नमस्कार सभी को। मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, आज हम शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के तरीकों पर आपसे चर्चा करेंगे। खासकर जो भी शिक्षा शास्त्री या बीएड के विद्यार्थी होते हैं, उनको शिक्षणाभ्यास के दौरान विद्यालयों में जाना होता है और वहाँ उनकी पहली समस्या यही रहती है कि बच्चे कई बार संभलते नहीं हैं। और बाकी वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो तो उन बच्चे को आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन हमारे जब ये छात्र अध्यापक जो पीपल टीचर्स जाते हैं वो बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। क्यों, कौन सी ऐसी समस्या आती है, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और दूसरा, हमें अपने शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाना चाहिए जिसके से कि छात्र आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के पाठ्यवस्तु में भी उनका अवधान हो और कक्षा में अनावधानता न हो, एकाग्रचित्त रहें, उनका कंसंट्रेशन क्लास में बना रहे। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। विगत कई कालांशों से हमने पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग सोपानों से संदर्भित चर्चा किया है और इसमें कई बार सहायक सामग्री के उपयोग से संदर्भित हमने चर्चा किया, प्रश्न निर्माण की शैली से संदर्भित हमने चर्चा किया। इसीलिए आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि अध्यापक को अपना जो पाठ्य वस्तु है वो प्रभावशाली तरीके से छात्रों के समक्ष कैसे उपस्थापित करें जिससे कि छात्रों की एकाग्रता बनी रहे और पाठ में उनकी रुचि बनी रहे। देखिए, सबसे पहला बिंदु है, अध्यापक जब कक्षा में जाता है तो प्रथम दृष्टया उस कक्षा में वो इस तरह से कभी भी अपना व्यवहार प्रदर्शित न करे कि ये छात्र हैं, पढ़ने के लिए हैं और हम अध्यापक हैं। ये दोनों में एक फर्क है। सबसे पहला ये फर्क क्यों आता है? देखिए, स्टैंडर्ड स्तर का फर्क होता है। जब हम चाहें कितने भी हमारी योग्यता हो और पढ़ने वाले बच्चों की जो योग्यता है, उन दोनों में एक फर्क है, एक खाई है। इस खाई की वजह से जब अध्यापक के रूप में हम किसी भी कक्षा में खड़े होते हैं तो उस कक्षा में हम अपना स्तर अलग देखते हैं और जो पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनका हम स्तर लेवल अलग देखते हैं। यही कारण है कि ऐसे जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, दोनों के लेवल में फर्क होगा तो बच्चे कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। आप स्वयं आज तक आपके जीवन में 50 से अधिक अध्यापक मिले होंगे, आप बीएड कर रहे हैं, तो आपने देखा सभी अध्यापक आपको बराबर संतुष्ट करते थे या सभी अध्यापकों की अध्यापन शैली आपको एक जैसी लगी? आप उसमें ग्रेडिंग देना हो अगर, तो आप बहुत कम ही ऐसे अध्यापक होंगे जिनको ए ग्रेड पर रखेंगे, पहले दर्जे पर रखेंगे। कारण क्या है? कहीं न कहीं उन अध्यापकों ने न सिर्फ पाठ्यवस्तु को आप तक पहुंचाया, आपके सामने परोसा, अभी तो उनके प्रस्तुत करने की जो शैली थी वो अनुकरणीय थी। एक अध्यापक होने के नाते आपको उन शैलियों का अनुकरण करना चाहिए। और इसमें पहली बात क्या हो गई कि पहले दोनों के बीच में जो खाई है इसको पाटने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अध्यापक जब कक्षा में जाए तो वो यह न समझे कि हमें इतना नॉलेज है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। जितना हमें ज्ञान है उसी के अनुरूप हम पाठ्यवस्तु का उपस्थापन करें। ऐसा अध्यापक कभी भी अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप यह देखिए कि आपके बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों का स्तर क्या है। अधिकतर इसके लिए आजकल एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं, परीक्षा, और सभी बच्चे किसी न किसी दर्जे को प्राप्त करके फिर अगली कक्षा में आते हैं। तो उनके पास न्यूनतम योग्यता तो होती है, फिर भी चूंकि बच्चे समाज के अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आते हैं, अलग अलग इन बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, इसी कारण से इन सभी बच्चों का नॉलेज एक जैसा नहीं होता, ज्ञान एक जैसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको होमवर्क करने के लिए या घर पे जाके पुनराभ्यास करने के लिए स्वयं तो है ही, साथ में किसी दूसरे ट्यूटर की भी सहायता ली जाती होगी या मिलती होगी। वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ट्यूटर का स्वयं भी समय नहीं मिलता होगा, अभी तो घर के अन्य कार्यों में हो सकता है उनको भी सहायता करनी होगी। ऐसी परिस्थिति में सोचिए इन दोनों बच्चों के ज्ञान के स्तर में समानता कैसे होगी, अंतर होगा। तो आपको इस ऐसे कक्षा में एक सामान्य परिचय के द्वारा
और सामान्य बातचीत के द्वारा, ये रोज नहीं अभी तो सामान्यतः जब आप पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना करते हैं तभी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। या जब आप बोलेंगे तो बच्चों की मुखाकृति को देखिए। अगर आसानी से बच्चे आपके भाव को, आपके शब्दों को, आपके शैली को समझ पाएंगे तो उनका मुख मुद्रा प्रसन्नचित दिखाई देगा। वहीं जब नहीं समझ पाएंगे तो बोझिल सा तनाव उनके चेहरे पर एक सिकन सी दिखाई देगी। यह देख करके आप पहचानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे आपके शब्दों को समझ पा रहे हैं या नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने जा रहे हैं, छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं के बच्चे होंगे, कई बार 11वीं 12वीं तक के भी बच्चे होंगे। तो ये बच्चे एक तरह से सामान्यतः अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच के होते हैं, छठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे। ऐसी परिस्थिति में हमेशा उनका व्यवहार जो है वो उतना, व्यवहार में उतनी गंभीरता नहीं होती है। विषय वस्तु को जानने के बाद भी प्रदर्शन अतिरिक्त कर सकते हैं दूसरे तरीके का। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और तो एक बच्चों को संभालने के लिए सामान्यतः ऐसे जो बच्चे हैं कुछ होंगे, कुछ एक मात्रा में होंगे, वो कई बार कक्षा में एक जगह बैठे रहते हैं, उनको आप अलग अलग बैठा सकते हैं। तो पहली बात आपने यह किया कि बच्चों के स्तर का ज्ञान किया। दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि विघ्न डाल रहे हैं, आसानी से झुंड बना करके, समूह बना कर उनको अलग अलग जगहों पर बैठा दें। तीसरी बात, अध्यापक को पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते समय किताबी भाषा का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। या फिर गूगल से वो देख लिया, विकिपीडिया से पढ़ लिया, उसको कक्षा में जा करके कभी नहीं सुनाना चाहिए। उन चीज़ों को तो बच्चे रोज देख ही रहे हैं, वो चाहे पुस्तकों में देखें, चाहे न्यूज के माध्यम से देखें, अखबार में देखें। हमेशा अध्यापक को अपने पाठ्यवस्तु को उपस्थापित करते समय बच्चों के द्वारा उपयुक्त किए जा रहे और उपयोग में लाए जा रहे व्यवहारिक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आप देखिए, जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ पर बच्चों की अपनी एक कम्युनिटी होती है, एक अपना समाज होता है, अपना एक समूह होता है। उस समूह में जिस भाषा का, जिस शैली का उपयोग करते हैं, अगर उस शैली के साथ आपके संप्रेषण शैली की तादात्म्यता होगी, संबंध होगा, तब बच्चे आपके विषय वस्तु को, आपके द्वारा परोसे गए विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण करेंगे और उनकी एकाग्रचित्तता बनी रहेगी। अगर इसके विपरीत है तब उनका ग्रहण नहीं होगा, वो विषय वस्तु को ना ग्रहण करेंगे, और ग्रहण नहीं करेंगे तो एकाग्रचित्तता नहीं रहेगी, एकाग्रचित्तता नहीं रहेगी तो अनवधानता दिखाई देगी और बच्चे पूरी कक्षा में डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है? पहला आपने यह देखा कि पहले आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जाएंगे। दूसरा, अगर कुछ बच्चे ऐसे बन रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो एक साथ झुंड बना करके किसी तरह से कक्षा को अव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, हम ये पीपल टीचर्स के संबंध में परिचर्चा आपसे कर रहे हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं ना, उनको मुख्य बिंदु पर, अन्य अध्यापकों के साथ भी ये कक्षा में होती है, लेकिन चूंकि ये बच्चे चूंकि 20 दिन 40 दिन या कुछ दिनों के लिए विद्यालयों में जाते हैं तो उनके साथ इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो उनको हम ध्यान में रख करके कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम अलग अलग जगहों पर बैठा देंगे एक ही कक्षा में। उससे क्या होगा कि वो उनका ध्यान भग्नता होगी। फिर तीसरी बात हमने क्या देखा? तीसरी बात यह कि विषय वस्तु को संप्रेषित करते समय बच्चों का जो अपने समूह का, अपने समुदाय का, अपने समाज की भाषा है, उस भाषा के साथ तादात्म्यता स्थापित करके फिर पाठ्यवस्तु को रखना। चौथी बात, उदाहरणों के बजाय हमेशा दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि वही उदाहरण किताब में है, वही टीवी वाले या मीडिया बता रही है, वही बातें विकिपीडिया बता रहा है, और उसी को यदि हम भी उपस्थापित करते हैं तो कभी भी बच्चों की अवधानता नहीं होगी। हमेशा उनके व्यवहार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो बातें उनके व्यावहारिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, उन संदर्भों से आप पाठ्यवस्तु को जोड़िए। यानी जिस विषय वस्तु को पढ़ाना है, समझाना है, सुबह से लेकर के शाम तक के देखिए, या पिछले एक हफ्ते में या 2-3 दिनों में जो घटनाएं बच्चों के आंखों के सामने घटित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मीडिया में परिचर्चा हो रही है, जिनके बारे में अखबार में निकल रहा है, जिनके बारे में टीवी वाले बता रहे हैं, जिनके बारे में वो स्वयं आते जाते रास्ते से देख रहे हैं,
उन संदर्भों को यदि आप पाठ्य वस्तु के साथ जोड़ देंगे और पाठ्य अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए उनको ले आएंगे, तो बच्चों का आसानी से अवधान होगा और बच्चे बड़े ही उत्सुकता पूर्वक आपके जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि यही घटना समाज में चल रही है, इसी को अखबार में पढ़ रहे हैं, इसी की परिचर्चा उनके घर में, समूह में, अलग अलग जगहों पे हो रही है, और आपने भी पाठ्य वस्तु को इसी से जोड़ दिया। तो एक तो उनका कंसंट्रेशन पहले से बना हुआ है, उनकी एकाग्रचित्तता इस बिंदु पर, इस बात पर पहले से बनी हुई है। जैसे ही आप पाठ्य वस्तु को उससे संबंधित करते हैं, पाठ्य वस्तु भी छात्रों को आसानी से समझ में आता है, और फिर उनके अनवधानता नहीं होती, अवधानता बनी रहती, एकाग्रचित्तता बनी रहे, जिससे कक्षा आसानी से उस स्तर पर चलती रहती है जैसा आप चाह रहे हैं। ये चौथी बात। पांचवी बात क्या है? एक चीज हमें हमेशा स्पष्ट रखना चाहिए, जानना चाहिए कि चाहे हम जितनी भी पढ़ चुके हैं, जितनी मात्रा में, जितनी भी किताबें हमने पढ़ी हो, जितना भी हमारा नॉलेज हो, ज्ञान हो, फिर भी क्लास में जाने से पहले उसी पाठ्य वस्तु को एक बार फिर से हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल तमाम साधन हैं, आप इन साधन के रूप में सीधे पहली विकिपीडिया का उपयोग कर सकते हैं। पाठ्य वस्तु या पुस्तक है, उसके बाद भी इंटरनेट आसानी से उपलब्ध है हर जगह। इंटरनेट पर अपने पाठ्य वस्तु को डालकर उससे संदर्भ में और भी क्या चीज़ें हैं, रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उनको बारे में भी एक बार पढ़िए। कक्षा में जाने से पूर्व भी कर सकते हैं आप, एक दिन पहले भी कर सकते हैं। कल हमें क्लास लेनी है तो आज रात में बैठ करके हम इन कामों को कर सकते हैं। फिर दूसरा, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। कई बार हमारी अलग अलग क्षेत्रीयता के आधार पर जब आप उच्च स्तर पर आ गए हैं, हालांकि यह अंतर नहीं दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमारी जो भाषाई क्षमता है, हमारी संप्रेषण पद्धति है, इसमें हमारे क्षेत्र का प्रभाव होता है। इसलिए हम शब्दों के उच्चारण या अक्षरों के स्पष्टीकरण में हमेशा किसी किसी क्षेत्र विशेष की चीज़ें, जैसे कुछ लोग स्कूल को सकूल कहेंगे, आत्मसम्मान को आत्म सम्मान कहेंगे, तो इन चीज़ों को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए, इसके लिए आप YouTube पर पाठ्यवस्तु को सुनिए। YouTube पर लगभग सभी पाठ्यवस्तु उस नाम से नहीं, दूसरे नाम से उपलब्ध है, या फिर उसी संदर्भ से मिलते जुलते संदर्भ के साथ उपलब्ध है। तो आप उस पर डालेंगे अपने पाठ्यवस्तु को, उससे मिलता जुलता संदर्भ है वो भी। ये क्यों हम कह रहे हैं कि आप इंटरनेट पर जाल के विकिपीडिया से पढ़िए, दूसरा यूट्यूब में देखिए, और अगर उसका ऑडियो भी उपलब्ध है, कई जगह वीडियो नहीं होगा, यूट्यूब पर ऑडियो हो सकता है, इंटरनेट पर जाएंगे सीधे ऑडियो MP3 मिल सकता है, उसको आप सुनिए। उससे आपको एक सहायक सामग्रियाँ प्राप्त होंगी जो सबलता प्रदान करेंगी। सबलता प्रदान करेंगी तो आप दीर्घ समय तक, लंबे समय तक पाठ्यवस्तु के विषय में परिचर्चा कर सकते हैं। पीपल टीचर्स के साथ मेन समस्या क्या होती है? जो शिक्षक प्रशिक्षण आती हैं, ये कक्षा में 30 मिनट 40 मिनट क्या की योजना बना करके तो ले जाते हैं, लेकिन जब प्रस्तुत करना आरंभ करते हैं तो उनके शुरू से बोर्ड पर, चाहे वो सामान्य प्रविष्टियों की पूर्ति करते हैं, वहाँ से लेकर के और फिर पूरी पाठ्य योजना 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है कई बार। या तो फिर कुछ ऐसा होता है कि 30 मिनट हो चुका है, 40 मिनट हो चुका है, बेल बज गया, समय खत्म हो, उसके बाद भी खत्म नहीं होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कॉन्फिडेंस रखना होता, आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। तो जब पाठ्यवस्तु को आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपके मस्तिष्क में तमाम पाठ्यवस्तु है, और इस पाठ्यवस्तु को समय कितना लगाना है उसको देख करके आप एक बार पढ़ा करके देख लीजिए। हमेशा देखिए, ये सिमुलेटेड सिचुएशन में, एक अनुरूपित दशा में पाठ्य योजना को यदि पढ़ा करके फिर आप जाते हैं कक्षा में पढ़ाने के लिए, तो अवश्य ही एक बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। एक आदर्श अध्यापक के रूप में आपकी उपस्थिति होगी। आजीवन इसको करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जितने दिन ये प्रशिक्षण का दौर है, जितने दिन शिक्षणाभ्यास का दौर है, या फिर कुछ दिन के बाद कुछ 10 एक पाठ जब आप पढ़ा लेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बन जाएगा, और पाठ्यवस्तु को आसानी से छात्रों के समक्ष उपस्थापित करने में भी आप समर्थ होंगे। कई बार तो इसके लिए जब भी इन चीज़ों को पढ़ें, विकिपीडिया को, इंटरनेट में से अन्य सामग्री को ढूंढें, यूट्यूब को ढूंढें, तो इसलिए इसका क्या ध्येय है? आपके पास पर्याप्त पाठ्यवस्तु हो ताकि पाठ्यक्रम जल्दी खत्म ना हो जाए समय से पूर्व, या समय खत्म होने के बाद भी दीर्घ काल तक चलता रहेगा, तो आप
आप जब कई जगहों से देखेंगे, यूट्यूब पर देख लिए, विकिपीडिया पर देख लिए, तो आपको ये लगेगा, ये स्पष्ट हो जाए कि कितनी मात्रा में इसके बारे में हमें बताना है। दूसरा, शिक्षण के लिए लेवल होता है बच्चों का, इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा। हमने आपसे 4 बिंदुओं के बारे में, 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लिया। छठा बिंदु है कि हमेशा स्तर का ध्यान रखें। स्पष्ट है ना, लास्ट में एक बार काउंट करेंगे कौन कौन 6 बिंदु। 5, एक बार पहला हमने कहा, कक्षा में जाने के बाद से छात्र और अध्यापक के बीच के गैप, खाई का आप पता करेंगे। दूसरा, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते समय हमेशा बच्चों के कम्युनिटी, समूह, उसका ध्यान रखें, कहाँ से ये सब आ रहे हैं, तो कितना गैप है। तीसरा, पाठ्य वस्तु को उसी समूह के साथ रिलेटेड करके, उस समूह में या फिर समाज में जिन शब्दों का जिन संदर्भों में उपयोग हो रहा है, उन संदर्भों के साथ जोड़ करके बताएंगे, करें। फिर छात्रों को दृष्टांतों के माध्यम से पाठ्य वस्तु को पढ़ाएंगे, न कि उदाहरण के माध्यम। दृष्टांत अर्थात उनके व्यवहार में जो घटनाएं, जो तथ्य, जो परिस्थितियां देख रहे हैं, वो उनसे रिलेटेड करके पाठ्य वस्तु को पढ़ाएंगे। पांचवा, पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पूर्व एक दिन पहले या फिर उसी दिन रात में आप पाठ्य वस्तु का रिव्यू करेंगे, स्वयं पाठ को एक बार पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, अलग अलग जगहों से, ये उसको देख के समझेंगे। फिर अब छठे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं कि लेवल का हमें ध्यान रखना है। लेवल क्या है? टीचिंग का एक लेवल, एक स्तर होता है। जैसे छठी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं तक लगभग ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। बच्चे जो है अवबोध स्तर पर सीखते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं ना, एक ही बार में, जैसे कुछ शब्द, आकलन का क्या अर्थ है? आकलन का अर्थ है गणना करना। इतना ही उनके कॉपी में, किताब में लिखा है, इतना ही आपको पता है, इतना ही आप बता देंगे, तो बच्चों के लिए कभी भी वो प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए आप आकलन क्या है इसको अलग से पढ़ करके जाइए। तो ऐसे पाठ्यांश में आपके तमाम शब्द मिलेंगे, उन शब्दों का को बच्चे अंडरस्टैंड करना चाहें, उन शब्दों का अवबोध करना चाहें। क्यों अवबोध? ताकि वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, या जीवन के जिन संदर्भों में, जिन परिप्रेक्ष्यों में उस शब्द का उपयोग हो रहा है, उसका सार्थक रूप में वह भी प्रयोग कर सके, या देख सके, उसकी आलोचना कर सके, उसकी समीक्षा कर सके। इसलिए तो हम प्रत्येक पाठ में कुछ ऐसे शब्द होते ही हैं, चाहे कोई भी पाठ हो, जिनका हम जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उनका जीवन के विशिष्ट संदर्भों के साथ कोई न कोई संबंध होता है। उनको अंडरस्टैंडिंग करना है, वो बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करना, उसका अवबोध करना चाह रहे हैं बच्चे। इसलिए हमेशा इन शब्दों के लिए आप शब्दकोश का उपयोग किया करें, इन शब्दों को देखा करें, समझा करें, और बच्चों को भी बताया करें अलग से। इससे क्या होगा? वही घिसी पिटी सामग्री जो पाठ्यक्रम में है, जो पाठ्य वस्तु में है, जो बाकी जगह पर, वही आप रोज आकर के बता दे रहे हैं। इससे बच्चों को कभी भी आपके प्रति उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं रहेगा, बशर्ते अगर आप उन शब्दों को अलग से बता रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि कुछ नया हम सीख रहे हैं। फिर उनके क्रिएटिविटी जो है ना, उनका जो क्रियात्मक पक्ष है, उन पक्षों के साथ जोड़िए उन शब्दों को। बताइए कि कल आपने ऐसा किया था, ऐसा देखा था, तो इस शब्द का प्रयोग वहाँ आया था। बच्चे बताएंगे हाँ वहाँ तो आया था। क्या किया था, कैसे किया था, बदल देंगे संदर्भ, तब क्या होगा? तो और भी देखिए और किन संदर्भों में ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। इससे क्या होगा कि बच्चों को बड़े आसानी से प्रायोगिक रीति से विषय वस्तु को समझने का वो प्रयास करें। कभी भी सिद्धांत को थोपना नहीं है बच्चों के ऊपर, अभी तो आसानी से ग्रहण करने योग्य वो हों, ऐसा बनाना है। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे अपने अध्यापन करते समय, तो अवश्य ही आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा। हमेशा एक चीज़, ये 6 बातें हम आपसे चर्चा की, एक और 7वीं बात, कक्षा में जब भी आप जाइए तो किसी पाठ्य वस्तु को चाहे कोई पढ़ाया हो, कोई बताया हो, एक चीज़ स्पष्ट करके जाइए कि आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। अपने आत्मविश्वास अपने आप में ले आइए। अब ये आत्मविश्वास बनेगा कैसे? जब आपसे बेहतर पढ़ाने वाले तमाम लोगों के YouTube पर आप वीडियो देख लेंगे, उनकी समीक्षा को पढ़ लेंगे, या स्वयं उनको फ़ोन करके उनसे बात, आपके तमाम अध्यापक
टीचर्स जो पहले रहे हैं, जो अब हैं, या फिर आपके कई मार्गदर्शक ऐसे होंगे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सीनियर जूनियर, सबसे आप परिचर्चा करिए और उस संदर्भ में उसके बारे में जानिए। सोचिए, जब इन सब से एक अध्यापक जिसको आप मानते हैं कि बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, उनसे आपने परिचर्चा किया, फिर वो जो उनकी विशिष्टता है उसको उन्होंने बता दिया आपको। आपके माता पिता या आपके भाई बहन, आपके सीनियर जो भी सहपाठी हैं, या आपके मित्रगण जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छा इस विषय वस्तु को जानते हैं, बता सकते हैं, उनका व्यू आपने ले लिया। आपके अध्यापक का, आपके माता पिता का, भाई बहन का, या फिर उन लोगों का जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनका आपने वीडियो देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया, उनके समीक्षा जो लेख हैं उसको पढ़ लिया। तो सोचिए, सबका व्यू आपके पास आ गया। एक आपके जो अध्यापक थे वो तो अपना व्यू सिर्फ रखे थे, आपको उनका भी मिल गया, आपके माता पिता का भी मिल गया, आपके मार्गदर्शक का भी मिल गया, आपके जो अग्रज हैं उनका भी मिल गया, और फिर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका भी। जब इन सब को आपने देखा, सबको पढ़ लिया, समझे, तो इतने सारे लोगों के व्यू आपके पास हैं, तो आपसे बेहतर फिर कोई अन्य दूसरा कैसे हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेके जाइए। इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए पहले इन सब से परिचर्चा करिए कि हम पाठ्यवस्तु को कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें, और फिर आप निश्चित ही बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी प्रस्तुति को रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस तरह से यदि आप पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं, क्रमशः इन बातों पर आप ध्यान रखते हैं। एक तो बच्चों का और आपका दोनों के बीच की खाई को ध्यान रखें। कभी भी अपने आप को अध्यापक और वो बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा समझ करके व्यवहार न करें। दूसरा, पढ़ाते समय हमेशा बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए उन सब का ज्ञान एक जैसा नहीं है, यह मान करके सभी विशेष संदर्भों पर आप ध्यान दें। विशेष संदर्भों पर ध्यान देंगे तो कौन ऐसे हैं जो जिज्ञासु हैं, और कौन ऐसे हैं जो कक्षा को अव्यवस्थित से कर रहे हैं, उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, और जो जिज्ञासु हैं जिनको आवश्यकता है उनको अलग से आप समय भी दे सकते हैं, यह भी अनिवार्य है। फिर जो पढ़ा रहे हैं वो उनके जीवन के साथ, घटनाक्रम के साथ उनका संबंध स्थापित करके फिर बताएंगे। उदाहरण के बजाय हमेशा दृष्टांतों का उपयोग करेंगे। जिन परिस्थितियों को वो अपने का सामना बच्चे जीवन में कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से जोड़ करके पाठ्यवस्तु को फिर उपस्थापित करेंगे। पाठ को जब कल पढ़ाना है तो आज पाठ के बारे में, उसमें कुछ विशेष जो शब्द आए हुए हैं उनके बारे में, जिन शब्दों का अर्थ आप बताना चाह रहे हैं, अच्छी तरह से समझेंगे, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर अपने अध्यापक से, अपने माता पिता से, अपने अग्रज से, अपने कुछ गुरुओं से, बाकी जिनको आप गुरु मानते हैं उनसे भी, इन सब से, अपने अग्रजों से परिचर्चा करेंगे। एक आत्मविश्वास लेकर के जाएंगे। जब इन सब का व्यू लेंगे तो आत्मविश्वास निश्चित ही आप में आएगा, और समय से पाठ्यवस्तु को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे कि हम समय से, और फिर आपको पता है कितनी मात्रा में, कई बार प्रस्तावना या एक ही शब्द की व्याख्या में 20 मिनट लग गया, बाकी 10 मिनट में सब पढ़ा दी, ऐसी भी स्थिति न होनी चाहिए। इसीलिए कुछ दिन तक अभ्यास करके देखेंगे कि हम पूरी पाठ्यवस्तु को, पूरी योजना को कैसे आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आप जब इसको कई बार दोहराएंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो निश्चित ही आप एक बेहतर संप्रेषक होंगे, एक योग्य अध्यापक होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न रहते हैं, कोई संदेह रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ये पूरी परिचर्चा अध्यापक कथन, सारांश ज्ञापन या केंद्रीय भाव के स्पष्टीकरण के संदर्भ में हम आपसे कर रहे हैं। जब भी आपको अध्यापक कथन करना हो, केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण, सारांश ज्ञापन करना हो, तो इन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा। ठीक है, इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।